लगभग कितने महीने में तैयारी हो सकती है? एस्टेट की सीटेट की कोई बड़ी बात नहीं, मैं कहता हूँ 2-3 महीने में आप इजीली, मैंने तो 3 दिन पढ़ा था। सच बताऊँ, एस्टेट से 3 दिन पहले मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ था गले का। मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे, वो मतलब बीमार होते थे, तो तब भी मैंने मतलब उनके साथ भी उनको संभाला, मेरी फैमिली ने मतलब उनको भी संभाला, मोटिवेट किया। और हमने पॉकेट मनी से 4 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली पिछले 2-3 सालों में स्कूल के अंदर लगाया है कि ताकि स्कूल का इन्वायरमेंट हाईटेक हो सके, उन बच्चों को एक हाईटेक एजुकेशन मिल सके। रेडू के पहिए उनको इकट्ठा किया, उनको जोड़ करके पाइप वगैरह लगा के तोप का मॉडल, पुराने तोप का मॉडल मैंने स्कूल के अंदर सेटअप किया है। ये 2 चीजें मैं चैलेंज करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलेंगी। अगर दूसरों के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस जिंदगी को जीने का क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद हैं, अनिल सांडिल्य जी, जिनसे मिलने का हमें मौका मिला, जो एस्टेट के बारे में आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। साथ में जेबीटी को भी कवर किया जाएगा इसके अंदर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही बताएं, एस्टेट और जेबीटी दोनों में क्या डिफरेंस है? एस्टेट और जेबीटी जी, जैसे कि आपने कहा, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जेबीटी नाम की कोई चीज़ फिलहाल नहीं है। अच्छा जी। जिसको आप जेबीटी कह रहे हो, वो या तो अगर पोस्ट वाइज ले तो प्राइमरी टीचर बोलेंगे उसको आप। अच्छा जी। 2012 के सर्विस रूल में चेंज हो चुका है जी, उसको प्राइमरी टीचर बोलेंगे अगर जेबीटी बोलते तो। अच्छा। और रही बात डिप्लोमा की, तो उसको डी.एड बोलते थे, लेकिन अब वो डी.एल.एड हो गया जी। डी.एड होता था डिप्लोमा इन एजुकेशन जी, और डी.एल.एड हो गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जी। DELED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया जी। और रही एस्टेट की बात, एस्टेट एक एग्जाम है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, कंपल्सन है। अगर आप टीचर लगते हो हरियाणा में जी, तो आपको एस्टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वो एक आपकी कंपल्सन के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है। हरियाणा के अंदर आपको टीचर बनना है तो एस्टेट जरूरी है। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है? उसकी क्वालिफिकेशन एस्टेट तो आप अगर आपने डी.एड किया है, डी.एल.एड किया है जी, टीजीटी के लिए आपने अगर बी.एड किया है जी, एमए किया है, तो आप किसी तीनों में से किसी पे भी दे सकते हो। एस्टेट की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा जी। एस्टेट के लिए आपको अपना लेवल देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे आप एस्टेट देना चाहते हो जी। क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए होती है जी, कि किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, जैसे आप जेबीटी जिसको आप बोल रहे हो, प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी जिसको बोलते हैं जी, उसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको लेवल 1 देना पड़ेगा, एस्टेट लेवल 1 जी, जिसमें 1 से 5 तक की क्लासेस होती हैं जी जी। अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको बोलते हैं जी, तो आपको लेवल 2 देना पड़ेगा 6 से 8 के लिए जी। अगर आप पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जी, तो उसके लिए आपको लेवल 3 देना पड़ेगा जी। वो एस्टेट, उसकी तीनों के लेवल अलग अलग है जी। ऐसा बोला जाता है एस्टेट देने के लिए बी.एड होना अनिवार्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एस्टेट देने के लिए बी.एड होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। एस्टेट के लिए आपकी अपने लेवल पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बी.एड होना जरूरी है। अच्छा जी। हाँ, अगर आप पीआरटी के लिए करते हो तो आपके पास डी.एल.एड या डी.एड होना जरूरी है जी। हाँ, तो इसमें मतलब एज लिमिट होती है, वो कितनी रहती है? एस्टेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति एस्टेट दे सकता है। अच्छा जी। हाँ, तो आप अपने बारे में बताएं थोड़ा, आप किस पोस्ट पे हैं और कहाँ पे कार्यरत हैं? मैं एक प्राइमरी टीचर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ जी। भाना नरवाना में एक गांव है जी, वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है भाना जी, वहाँ मैं एज ए प्राइमरी टीचर कार्यरत हूँ पिछले 7 सालों से। वैसे मैं इस विभाग में 10 सालों से काम कर रहा हूँ जी। 10 वर्ष मेरे को कंप्लीट हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चों के जिंदगी बनाते हुए जी जी। तो एस्टेट के बाद क्या देना होता है? एस्टेट के बाद बनने के लिए और टीचर बनने के लिए स्क्रीनिंग वगैरह, इंटरव्यू वगैरह या फिजिकल वगैरह कुछ? वो डिपेंड करता है कि जैसे कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली अप्लाई कर रहे हैं जी। अब मान लीजिए पोस्ट निकली है 10,000 जी, ठीक है, कैंडिडेट अगर है 12,000 तो हो सकता है कि उनका कोई टेस्ट ना लें, उनके फॉर्म अप्लाई करवा लेते हैं। एस्टेट के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है जी। अप्रोक्सीमेट आइडिया में अगर कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत अप डाउन है, तो उनकी मेरिट बना देते हैं, मेरिट बना के उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, सीधा इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं जी। पहले यही होता था, लेकिन अब क्या कंपटीशन बढ़ गया है जी। अब सपोज करो आप 10,000 की वैकेंसी निकलती है जी, कैंडिडेट होते हैं 50,000 जी, 1 लाख 2 लाख जी, तो उनका स्क्रीनिंग लेते हैं फिर। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब छंटनी करनी है सरकार को कैसे भी? हाँ, छंटनी करनी होती है, कम से कम कंपटीशन लेना हो, कम से कम कैंडिडेट रखने होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं जी।
तो छंटनी करने के बाद स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग को जो बच्चे क्लियर कर पाते हैं, जो कैंडिडेट क्लियर कर पाते हैं, उनको फिर इंटरव्यू लेते हैं जी। और फिर एक मेरिट बनाते हैं उनके क्वालिफिकेशन की जी। कम इंटरव्यू की, वो मेरिट कंबाइंड बनती है, फिर वो लिस्ट तैयार होती है, तो फाइनल सिलेक्शन तभी होती है। तो हरियाणा से बाहर के अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा से बाहर के अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं, जैसे स्टेट दिया मैंने साइंस सब्जेक्ट से, हाँ। तो साइंस के क्वेश्चन उसमें अलग आएंगे, बाकी जो अदर क्वेश्चन है कुछ सेम होता है सभी का? हाँ, बिल्कुल। वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उनकी तैयारी कहाँ से करेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो 90 मार्क्स का जो आपका सिलेबस होता है, जो एरिया होता है स्टेट का, टेट का, वो कंबाइंड होता है। मोस्ट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का वो कंबाइंड कॉमन होता है। 90 मार्क्स का कॉमन होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें मिक्स होती हैं। 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। उसमें आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज देखी जाती है, आप सब्जेक्ट में कितना पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट की 90 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो कॉमन होता है हर एक का। उसमें कॉमन ही चीजें आती हैं, जैसे इंग्लिश पूछते हैं, 30 मार्क्स का हो गया मान लो, 30 मार्क्स की हिंदी होगी, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, जीके होगी, हरियाणा जीके होती है। जो 60 का बचता है रीजनिंग होती है 10 नंबर की। इसमें कैसा लेवल रहता है इनका? लेवल नॉर्मल रहता है। अगर बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो इजीली उसको कवर अप कर पाएंगे, कोई ऐसा अलग से कुछ भी नहीं होता जी। आपको मतलब सिर्फ अपने 10th तक का सिलेबस है जो आप उसे बोल रहे हैं, और 10th +2 तक का ही सिलेबस आप मान के चलो। मोस्ट ऑफ जो बच्चे 6 to 12th अपनी सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं, ना कि मार्क्स लेने के लिए। कुछ बच्चे रट्टा भी कैसे लगाते हैं जी। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे तरीके से पढ़ी है, समझी है, तो आपका एसटेट सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद कभी स्पेशली एसटेट सीटेट की कभी तैयारी नहीं की जी। मैं खुद बता रहा हूँ, कॉमन मैं तैयारी करता रहता था। जैसे मैंने एमबीए किया है एनआईटी कुरुक्षेत्र से, जो इंडिया का मतलब टॉप इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के मामले में जी। तो मैं कॉमन तैयारी करता था, तो मैंने एसटेट अप्लाई किया, स्पेशली कभी फोकस नहीं किया। अगर आप कॉमनली तैयारी करते हो, बुक्स को अच्छे से स्टडी करते हो, रीड आउट करते हो, ना कि गैस पेपर पे या नोट्स बुक पे बेस्ड रह के उनके भरोसे मत रहो जी। उनको डीपली स्टडी करो, आपका बिल्कुल इजीली हो जाएगा कवर। लगभग कितने महीने में तैयारी हो सकती है? एसटेट की सीटेट की कोई बड़ी बात नहीं, मैं कहता हूँ 2-3 महीने में आप इजीली। मैंने तो 3 दिन पढ़ा था, सच बताऊँ। एसटेट से 3 दिन पहले मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ था गले का, टॉन्सिल होते थे मुझे, तो मैंने पीजी रोहतक से मेरा ऑपरेशन करवाया। तो उसके ऑपरेशन के जस्ट घर आने के बाद में तो मुझे पता चला मेरा 3 दिन बाद एग्जाम है एसटेट का, जबकि मेरा कोई मन नहीं था। मैंने 3 दिन पहले ही हल्का फुल्का ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान वगैरह पढ़ ली थोड़ा बहुत, तो मेरा तो इजीली क्लियर हो गया था। कोई ऐसी बात नहीं लगी मुझे, क्योंकि बेस अच्छा होता है जी। मेरा बेस अच्छा था, मैं कॉमनली सारी चीज़ों को पढ़ता था जी। तो आप सिर्फ यहीं पे टारगेट मत रखिए, एसटेट करना है, आप उससे अबव टारगेट रखिए जी। कितने नंबर पे अपने आपको सेफ समझूंगा? 150 में से 150 में से 90 ही है, 90 पे ही आप सेफ रहोगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप 120 का टारगेट रखिए, तभी जाके आपको क्लियर कर पाओगे। 90 में आपका क्लियर होता है, जनरल कैटेगरी का 90 में क्लियर होता है जी। आपने अपने स्कूल के अंदर ऐसा काम किया जो कोई मेरे हिसाब से कर ही नहीं सकता सरकारी स्कूल के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल का हाल इतना बुरा है कि जो वहाँ पे टीचर्स हम अपनी सेवाएं कहीं ना कहीं बखूबी नहीं निभाते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं जो मेरे दर्शक हैं, मेरे चैनल पर आए हैं। थोड़ा बताएं आपने ये मतलब कहाँ से और कैसे कैसे किया? देखिए, धन्यवाद, आपने मेरी सराहना की, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं इससे भी बहुत अच्छा करते हैं। और आपने बोला कि जहाँ पे इतना काम नहीं होता, मैं बोलूँगा देखो सभी काम करते हैं। सभी टीचर्स अलग अलग स्कूल्स में अपने लेवल पे जितना उनकी कैपेसिटी होती है उतना करते हैं। और हम इस मामले में कुछ अलग कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ जो मेरी जो विश है, मेरी जो इच्छा है। मोस्ट ऑफ स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं जी। पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरी एक यही ड्रीम है मेरा कि उन बच्चों को ऐसा मतलब स्कूल, ऐसा लाइफ, ऐसी इन्वायरमेंट मिले कि वो बच्चे अपने आप को इन्फीरियर फील ना करें कि हम तो ऐसे ही स्कूल में हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, एडवांस स्कूल, उनसे पीछे ना रहे। और मेरे स्टूडेंट्स उनसे कभी पीछे नहीं रहते जी। आपने टायर से इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है बच्चों के द्वारा। इतनी छोटी एज में ये कुछ सिखाना, उनको क्रिएटिविटी समझाना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, आप इतना बहुत अच्छा करते हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप ये कितने दिन से कर रहे हैं, थोड़ा वो बताएं। धन्यवाद, आपने जो प्रेज की, प्रशंसा की जी।
रही बात टायर से, वेस्ट मैनेजमेंट से और कितने समय से कर रहे हैं। हाँ। देखो मैं ये 2011 में मैंने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को जी। और मेरा तब से ड्रीम था इन बच्चों के लिए कुछ करना है, स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स की इमेज को बदलना है। जैसे लोगों के मन में ये है कि गवर्नमेंट स्कूल का मतलब पढ़ाई नहीं होती, बस टाइम पास होता है। मतलब तब से ही मैं 2011 से ही ऐसा लगातार कर रहा हूँ। टायर से हमने क्या किया, वेस्ट टायर को इकट्ठा किया जी, उनको कंबाइन किया, पेंट किया और पेंट करके ब्यूटीफुल शेप्स बनाई। तो उसमें आप देखोगे वेस्ट टायर से हमने कहीं पे फ्रॉग बनाया, मतलब मेंढक बनाया, कहीं पे ओस्ट्रिच बनाया, रेड बग बनाया, हैंडपम्प बनाया, फिश बनाई है, ये शेप्स बनाई है। और एक कैनन का मॉडल, तोप का मॉडल हमने बनाया वेस्ट चीज से ही। पुराने टाइम पे जो बैलगाड़ी होती थी उसके जो चक्के होते थे, आसपास 10-12 गांव में घूमा मैं, बच्चों से मदद ली, गांव के लोगों से मदद ली। वहाँ से पुराने जो चक्के होते थे जिसको व्हील्स बोलते हैं आप, रेडू के पहिए, उनको इकट्ठा किया, उनको जोड़ करके पाइप वगैरह लगा के तोप का मॉडल, पुराने तोप का मॉडल मैंने स्कूल के अंदर सेटअप किया है। ये दो चीजें मैं चैलेंज करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलेंगी। ये रिसाइकलिंग बच्चों को समझाया हमने, रिसाइकलिंग का, वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा नमूना है और जो कि पर्यावरण को बहुत ही फायदेमंद है। उसको जलाया जाता है तो नुकसान होता है। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारा मतलब जो स्कूल का मेन गेट है वो भी टीचर पूरे स्टेट की टीचर डायरी के फ्रंट पेज पे छपा है। जी। स्कूल का जो मेन गेट हमने बनाया है वो भी टीचर डायरी के पूरे स्टेट की फ्रंट पेज पे छपा है। और स्कूल के अंदर हमारे मेन बिजली की समस्या, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की समस्या रहती थी। गांव में अक्सर आपको पता रहती है, दिन में 1-8 घंटे के लिए लाइट आती थी। तो हम बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम या इनोवेटिव आइडियाज, टेक्निकल चीजें, या जो आजकल ICT जिसको आप मेथड्स बोलते हैं, वो चीज़ यूज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। तो हमने गांव में सरपंच को मोटिवेट किया और सोलर पैनल लगवाया, इन्वर्टर सेट लगवाया। आज बच्चों को हम लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, प्रोजेक्टर भी हमने वहाँ लगा रखा है। जो सेल्फ पॉकेट मनी से हमने कुछ चीजें वहाँ पे लगा रखी है। 5 टीचर है वहाँ पे, 6 टीचर्स। मैंने उनको मोटिवेट किया और हमने पॉकेट मनी से 4 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली पिछले 2-3 सालों में स्कूल के अंदर लगाया है कि ताकि स्कूल का इन्वायरमेंट हाईटेक हो सके और उन बच्चों को एक हाईटेक एजुकेशन मिल सके। बच्चे ऐसे तैयार हो जाएं कि वो किसी फील्ड में, किसी एडवांस स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से पीछे ना रहे। जी, ये होते हैं असली देश का भविष्य बनाने वाले। मैं चाहता हूँ मेरे पूरे देश के अंदर ऐसे ही अध्यापक होने चाहिए। आपसे अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आपका क्या सपना? देखो, अगर मैं कहूँ तो मेरा अपने लिए कोई सपना नहीं है जी। सपना सिर्फ ये है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ जी, ठीक है, पढ़ाए हुए बच्चे जी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे नए आयाम स्थापित करें, मिसाल दें। और मेरी कामयाबी का श्रेय मैं, मतलब जो मैं अपना, मेरी कामयाबी का जो क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरी फैमिली को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ तक मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे, वो मतलब बीमार होते थे, तो तब भी मैंने मतलब उनके साथ भी उनको संभाला, मेरी फैमिली ने मतलब उनको भी संभाला, ठीक है, साथ में मेरा सपोर्ट किया जी। जैसे मेरे मैं तो बल्कि JBT जिसको आप बोल रहे हो, फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया था मेरा, तो ये था कि मैनेजमेंट वगैरह में जाना है या आर्मी में जाना है। मैंने जैसे आर्मी का NCC में C सर्टिफिकेट किया हुआ, NCC में C सर्टिफिकेट मैंने किया हुआ विद A ग्रेड जी। तो मेरा सपना था, पहले तो मैं चाहता था कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूं एज ए कमीशन ऑफिसर, ठीक है। तो उसमें लेफ्टिनेंट के तौर पे मैंने 2-3 बार दिया भी, स्क्रीनिंग वगैरह दिया। तो वहाँ पे मैं SSB दिया मैंने, बिल्कुल SSB को मैंने फेस किया है। इलाहाबाद गया हूँ, बेंगलोर गया हूँ, भोपाल गया हूँ। एक बार मैं स्क्रीन आउट भी हुआ था, एक बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। लास्ट में मेडिकली भी मेरे को अनफिट, एक्चुअली मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से मैं वहाँ नहीं हो पाया था सिलेक्ट। और मेरा जैसे क्लैरिकल में सिलेक्शन हुआ है, UDC में अपर डिवीजन क्लर्क में पावर डिपार्टमेंट सिलेक्शन हो गया था, LIC में मेरा सिलेक्शन हो गया था असिस्टेंट के तौर पे। अच्छा, MBA मैंने जहाँ से की उस कैंपस से मेरे को 3-4 प्लेसमेंट मिल गई थी, जो बहुत अच्छी, मतलब इस सैलरी से मेरे को दो गुना ज्यादा पैकेज मिल रहे थे। आज मेरे फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। बट मेरा सपना यही था, इन बच्चों के लिए कुछ करना है, जो बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं, जिनका कोई नहीं होता है। सच बताऊं तो उनके माँ बाप भी उनके नहीं होते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते, पुअर फैमिली होती है। किसी का फादर मतलब शराब के भरोसे छोड़ देते हैं कि हमारा तो बस यही जो टीचर है ये कुछ कर सकते हैं। हाँ, मेरी आदत है, भविष्य बना सकते हैं। हाँ, कोई बच्चा अगर 3 दिन स्कूल ना आए, चौथे दिन मैं बाइक लेके, गाड़ी लेके उसके घर पहुंच जाता हूँ
उसको वहाँ से लेके आता हूँ। जी जी। पेरेंट्स को बोल के आता हूँ कि आप बच्चे को मत रखो करके। जी जी। क्योंकि मतलब रूरल एरिया में पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, इतने अवेयर नहीं होते। जी जी। काफ़ी को तो पता ही नहीं होता अपना बच्चा कौन सी क्लास में। जी, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर करके उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, एक अच्छा भविष्य बना रहे हैं देश के लिए। 4-5 क्वेश्चन हमारी पिछली वीडियो पे आए थे, अब उनका जवाब देने की कोशिश करें थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एस्टेट देने के बाद जॉब कैसे लगती है ये हमने बता दिया। हाँ जी। इन्होंने पूछा कि कोई वैकेंसी आई थी 13/2020 कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, वो पूछ रहे हैं वो रीओ एडवर्टाइजमेंट या रीओपन होंगे या नहीं। हरियाणा में भी कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं है टीचिंग की, अभी अच्छा कोई लेटेस्ट वैकेंसी नहीं है। जी। आएंगी, आने वाली है। गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा है अभी, बल्कि प्राइमरी लेवल पर सरप्लस दिखा रखे हैं। गवर्नमेंट टीचर को सरप्लस दिखाया है। जी। ये बोल रहे हैं ओनली बीएड वाले एस्टेट लेवल 1 का फॉर्म क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे तो पहले गवर्नमेंट अप्लाई करवाती थी बीएड वालों को लेवल 1 का, लेकिन अगर आप ये व्यूवर को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बीएड होके लेवल 1 का अप्लाई कर रहे हो तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर आप 2012 सर्विस रूल को उठाइए, वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन जो मिलेगी लेवल 1 के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, तो डीएड या डीएलएड ये क्वालिफिकेशन है वहाँ पे, +2 के साथ डीएड या डीएलएड। ये बीकॉम प्लस डीएलएड पूछ रखा है इन्होंने कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए एप्लीकेबल है क्या। हाँ हाँ, ये अगर व्यूवर को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने बीकॉम की है और आप टीजीटी एसएस के लिए जी अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएट जो आप हुए हैं उसमें आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, एसएस आपके पास होना चाहिए। एडिशनल आप करेंगे उनको सब्जेक्ट को तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। जी, साक्षी गुप्ता ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि सीटेट क्वालिफाइड वालों को भी एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। सीटेट सेंटर के लिए, सेंटर की जो वैकेंसी है उनके लिए सीटेट है। हरियाणा के लिए अपना एस्टेट है, जिस स्टेट का अपना टेट है, तो उसके लिए आपको कंसर्न एस्टेट या कंसर्न टेट ही करना पड़ेगा। जैसे एस्टेट है हरियाणा में तो एस्टेट ही करना पड़ेगा आपको। जी सर, मैंने ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल से की है और बीएड मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस से कर रही हूँ। एस्टेट के फॉर्म में क्या सब्जेक्ट फिल कर सकती हूँ, मैथमेटिक्स या साइंस। देखो, आपने अगर साइंस आपके पास बीएड में नहीं है तो आपको मैथमेटिक्स के लिए फिल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर साइंस की पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है तो आपके पास बीएड में साइंस होनी चाहिए। जी हाँ, तो हम आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इतना कीमती समय में से हमें 10 मिनट दिए। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुनीष जी, बहुत बहुत।